नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवणगढ़ जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है और ना ही विपक्ष। और मजेदार बात यह कि दोनों ही तिल मिला के रह जाते हैं। आज भी हम जानेंगे श्रवण जी से कि दरअसल उनका नजरिया क्या है, क्योंकि कोएलिशन की पॉलिटिक्स यानी गठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि जो लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वो 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से क्या पहले की तरह ही बोलेंगे या उसमें कुछ बदलाव आएगा। पिछले 10 सालों में यानी इस साल को छोड़ें तो अब तक जितनी बार वो लाल किले की प्राचीर से बोले हैं, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का बहुमत उनके पास था और उनको किसी गठबंधन की बैसाखी की जरूरत नहीं थी। जाहिर सी बात है, जब बैसाखी की जरूरत होती है तो बदलाव भी आते हैं, विचारधारा में कंप्रोमाइज भी करना पड़ता है और बॉडी लैंग्वेज भी बदल जाती है। 4 जून के बाद से हमने देखा है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स में बदलाव के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी भी कई मामलों में कंप्रोमाइज करते हुए दिखते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि वो बैसाखियों के दबाव में काम कर रहे हैं। हालांकि पूरी यही है कि वो इसी तरफ इशारा कर पाए या इसी तरफ लोगों को संदेश दें कि वो किसी के दबाव में नहीं है। तो हम श्रवण जी से जानेंगे कि दरअसल उनकी राय क्या है इस पूरे मसले पर और उनका नजरिया क्या है। क्या इस बार बदले बदले से दिखाई पड़ेंगे जनाब, या उसमें कुछ पहले की तरह ही सब कुछ रहेगा? श्रवण जी। आशुतोष जी, पूरा देश अभी इस बार प्रतीक्षा कर रहा है कि प्रधानमंत्री अपना लाल किले से 11वां भाषण किस तरह का देने वाले हैं जी। क्योंकि इस बार आप देख रहे होंगे कि 2 दिन बाद ही, मतलब 2 दिन बचे हैं जब हम ये बात कर रहे हैं। आज 13 तारीख है, 15 को दे रहे हैं जी। पर कोई सरकार में उत्साह नजर नहीं आ रहा। 15 तारीख को लेकर जिस तरह के जश्न मनते हैं, जिस तरह की तैयारियां होती है, जिस तरह का माहौल बनता है, ऐसा लगता है कि एक फॉर्मेलिटी बनकर नहीं रह जाए, जो डर लगता है। प्रधानमंत्री को जो देश की जनता है वो अब उनके नए अवतार में देखना चाहती है। आशुतोष जी, उनके नए अवतार में देखने का मतलब है कि आपने जैसा भूमिका में कहा कि बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार और बहुमत प्राप्त नहीं होना और जिस तरह का कॉन्फिडेंस हम तलाशते हैं प्रधानमंत्री में, वो नहीं होना, तो देश के लिए इस बार बड़ा एक जैसे फोटो अपॉर्चुनिटी होती है, वो अपॉर्चुनिटी दुनिया के लिए और देश के लिए बनने वाली है कि प्रधानमंत्री बोलते हुए कैसे दिखते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, उनकी वाणी में कितनी ताकत होती है, तो कितना कॉन्फिडेंस नजर आता है प्रधानमंत्री की बातचीत में। और क्या वो जो देश और जनता वो प्रधानमंत्री के उद्बोधनों में किसी भी अप्रत्याशित घोषणा को लेकर या किसी बात को लेकर आशंकित रहती थी, वो इस बार कुछ होने वाला है कि नहीं होने वाला है। कारण क्या है आशुतोष जी कि उसके कई कारण हैं। मतलब हम इस 15 अगस्त को इतनी अहमियत क्यों देना चाहते हैं और पिछले 10 सालों में इतनी अहमियत क्यों नहीं दी, वो उसके कई कारण हैं। क्योंकि पिछले 1 साल के दौरान देश में और दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं जिसने पूरी की पूरी हमारी सरकार को, हमारे पूरे के पूरे सिस्टम को, प्रधानमंत्री की बातचीत को, उनके बोलने को हम देख रहे हैं कि प्रभावित किया है। आप देखिए कि मतलब किसने कल्पना की होगी कि इस सरकार के देखते देखते, मतलब एक मेरे पड़ोस में जो बांग्लादेश सबसे बड़ा मित्र देश माना जाता था, उसका पुनर्जन्म हो गया। मतलब पुनर्जन्म इस माने में कि वो देश गायब हो गया जिसको भारत ने आजादी दिलाई थी या भारत ने उसकी प्रसूति करवाई थी, और सरकार देखती रही। या ये कहें कि एक नए विपक्ष का जन्म हो गया और सरकार, जिसको कहते हैं कि अल्पमत में बैसाखियों पर आ गई। किसने कल्पना की थी पिछले 15 अगस्त को, जब प्रधानमंत्री
बोल रहे थे वहां से लाल किले से। मुद्दा यह है कि जो हम देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री को, सुनना चाहते हैं, उसके पीछे एक ये भी है कि अभी तक पिछले 10 सालों में हमने देखा कि जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो पूरा का पूरा सत्ता पक्ष था, या स्पीकर या सभापति भी जिसमें पार्टी थे, ऐसा लोग आरोप लगाते हैं, वो विपक्ष को नहीं बोलने दे रहा था। मतलब विपक्ष की बातों को एक्सपंज करना, उनको निकाल देना, संसद से निष्कासित कर देना। अब ये स्थिति हो गई है कि जो विपक्ष है वो प्रधानमंत्री को नहीं बोलने दे रहा है, और प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तब विपक्ष पूरी समय उनके बोलने पर हल्ला करता है, उनके भाषण में पे अतिक्रमण करता है, और जी गृह मंत्री द्वारा और डिफेंस मिनिस्टर द्वारा उसकी प्रोटेक्शन की स्पीकर से मांग की जाती है। ये पहली बार है। और दूसरा ये मुद्दा ये है कि हो सकता है कि जिस विपक्ष पर, जिस राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री इतनी तीखी टिप्पणियों के साथ प्रहार करते रहे हैं, वो राहुल गांधी वो सामने उनको भीड़ में बैठे हुए दिखें, नजर आए, प्रधानमंत्री उनको ढूंढे कि क्या विपक्ष का नेता बैठा हुआ है क्या। क्योंकि एक प्रोटोकॉल के नाते हो सकता है कि राहुल गांधी को उपस्थित रहना चाहिए, या वो रहे भी, कोई बहाना नहीं बना पाए, कोई एक्सक्यूज नहीं कर पाए कि लाल किले पर, और हो सकता है खड़के साथ भी रहे, विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेता जिनको बुलाया जाए वो रहे, और डिप्लोमेट्स रहे सारी दुनिया के। और ये भी देखना होगा कि बांग्लादेश की तरफ से डिप्लोमेट कौन उपस्थित रहता है। जी। तो एक मुद्दा यह है कि पिछली बार आशुतोष जी, मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों की स्मृति, कई बार उनको ले जाना पड़ता है स्मृतियों की उसमें जंगल में। पिछली बार प्रधानमंत्री जब आए थे भाषण देने के लिए लाल किले पर, उसके 5 दिन पहले यानी 10 अगस्त को वो एक अविश्वास प्रस्ताव का सामना करके आए थे। मतलब जी ये आपको अगर मैं याद दिलाऊं कि वो अविश्वास प्रस्ताव ऐसा था, मणिपुर पर था, और प्रधानमंत्री के मतलब मोदी जी के कार्यकाल का दूसरा अविश्वास प्रस्ताव था। मतलब पहला 2018 में पेश हुआ था, और ये 2023 में एक जो 10 अगस्त, मतलब पेश तो पहले ही हो गया था, शायद 26 जुलाई को हो गया था, और उस पर डिबेट 10 अगस्त को हुई और ध्वनि मत से वो गिर गया था। और उसमें प्रधानमंत्री 2 घंटे 20 मिनट बोले थे। उस अविश्वास प्रस्ताव की खासियत यह थी कि मणिपुर पर था, पर प्रधानमंत्री ने अपने पूरे भाषण में मणिपुर पर कोई जितने सवाल पूछे गए थे उनमें से किसी सवाल का अपने जवाब में उत्तर नहीं दिया था। और बल्कि हुआ ये था कि जो मणिपुर से जो सांसद चुनकर आए थे उसमें पिछली लोकसभा में, उनको भी बोलने का नहीं मौका दिया था, और उनमें एक सांसद जो थे वो बीजेपी के थे और मंत्री थे। अब लाल किले से प्रधानमंत्री पिछली बार 1.5 घंटा बोले थे, और उनके भाषण का जो दावा था या क्लाइमेक्स था, अगर वो कहें कि ये था कि अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान और उससे भी अधिक आत्मविश्वास के साथ आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। जी। ये प्रधानमंत्री ने पिछले अपने जो भाषण था उनका लाल किले से, उसमें कहा था। अब देखिए कि लोग ढूंढेंगे कि प्रधानमंत्री ने पिछले अपने जो भोजन में जो कहा था उसको हम क्या तलाश कर सकते हैं उनके इस साल के भाषण में। मणिपुर से उन्होंने कहा था, मणिपुर से लगातार शांति की खबरें आ रही है, माँ बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है, केंद्र और राज्य मिलकर समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एक साल में ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है या देश को दिखाई देता है?
मोदी जी ने कहा था कि 8 करोड़ लोगों ने नया कारोबार शुरू किया और हर कारोबारी एक या दो लोगों को नया रोजगार दिया है। 8-10 करोड़ लोगों को नया रोजगार दिया गया है। तो ये फिर हम्म। राहुल गांधी हल्ला क्यों मचा रहे हैं? हम्म। और इतने विपक्ष के लोग हल्ला क्यों मचा रहे हैं जब इतने लोग रोजगार प्राप्त कर चुके हैं? वो कह रहे हैं 5 साल में 13 करोड़ गरीब भाई बहनों को गरीबी की जंजीरों से तोड़कर न्यू मिडिल क्लास के रूप में बाहर आ गए हैं। वो सरकार के प्रयास है। और दूसरा ये कि देशवासियों को महंगाई का बोझ कम से कम हो, इस दिशा में और भी कदम उठा रहे हैं, वो उठाकर रहेंगे। देश की जनता जानना चाहेगी आशुतोष जी कि क्या ये जो अ, पिछला 1 साल बीता है, जी। उसमें वही मोदी इस बार तीसरी बार जब झंडा फहराएंगे, वही दिखने वाले हैं कि कोई और मोदी दिखने वाला है? क्योंकि हम्म। बहुत सारी चीजें हैं जो इस बीच में हो गई है, और कई चीजें जो मैंने गिनाई आपको कि इस बार 5 सालों के लिए, मतलब जो उन्होंने कहा था कि दावा किया था कि अ, उनको 5 सालों के लिए सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है, वो फिर से झंडा फहराएंगे लाल किले पर। तो ये तो सही हो गया कि वो सत्ता में आ हम्म। गए और फिर से झंडा फहरा रहे हैं। अब सवाल ये है कि जो देश जानना चाहता है, दो चीजें जानना चाहता है। एक तो ये कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था अपने पिछले उद्बोधन में, क्या क्या करेंगे और क्या क्या किया है, और वो अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे कि क्या 1 साल में सरकार ने क्या किया है, गर्व गर्व के साथ वो बताने वाले हैं। तो क्या प्रधानमंत्री उस चीज को बताएंगे? जी। दूसरा ये कि देश इस समय, आशुतोष जी, जानना चाहता है कि ये जो बांग्लादेश पर घटना हुई है, बांग्लादेश की इतनी बड़ी घटना हुई है, उसकी सच्चाई क्या है? मतलब उसमें जो खबरें आ रही है, कई तरह की खबरें आ रही है कि वहाँ अ, अल्पसंख्यकों पर, खासकर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। तो क्या देश जानना चाहता है कि ये प्रधानमंत्री के मुंह से सुनना चाहता है कि क्या वास्तव में, हकीकत में वहाँ हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हम्म। या ऐसा तो नहीं है कि वो इसकी आड़ में हमारे देश में कुछ जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, वो इसको हथियार बनाकर बांग्लादेश को, देश में सांप्रदायिक विभाजन करना चाहती हो, देश में नए सिरे से समाज को बांटना चाहती हो, कुछ दुष्प्रचार करना चाहती हो? तो प्रधानमंत्री बताएं कि भाई, दो हम्म। चीजें बताएं कि ये बांग्लादेश की घटना के पीछे किन ताकतों का हाथ है, मतलब ये कैसे हो गया जी। पूरा का पूरा, और सरकार उसमें क्या कर रही है, अब क्या कर रही है? अगर वहां पर हमले हो रहे हैं अल्पसंख्यकों पर, या जिस तरह की व्यवस्था वहां आ रही है, तो उसमें सरकार की भूमिका क्या है? दूसरा ये कि क्या शेख हसीना ने जो आरोप लगाया है कि अमेरिका इसके पीछे है, तो क्या भारत को वो प्रधानमंत्री बताएं कि भारत की जमीन पर अ, जो उन्होंने शरण ली है, वो प्रधानमंत्री बांग्लादेश की जो रही है, क्या वो, उसके साथ भारत की विदेश नीति का मेल है क्या ये इस मामले में, कि ये सही है कि अमेरिका का इसमें हाथ है? जी। तो ये चीजें हैं। और दूसरा ये कि अगर प्रधानमंत्री अल्पसंख्यकों पर हमलों की बात बांग्लादेश को लेकर करते हैं, तो देश ये जानना चाहता है कि मणिपुर में अल्पसंख्यकों के पर हमलों की क्या स्थिति है, वहां क्या हम्म। हो रहा है, उसके लिए मतलब सुनना चाहता है देश की। और ये भी पूछना चाहता है, जानना चाहता है कि पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं। एक जो चीज है जो देश की नजरें रहेंगी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री विपक्ष के प्रति आक्रामक होते रहे हैं, या लाल किले का उपयोग वो विपक्ष पर हमलों के लिए करते रहे, तेज आवाज में करते रहे, जी। तो क्या वो उसी अंदाज में, उसी भाषा में, उसी तरह से वो विपक्ष
उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे या विपक्ष को का आह्वान करेंगे कि इस समय देश जिस तरह की मुसीबतों से या संकटों से या चुनौतियों से, अगर वो मुसीबत और संकट शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहे तो चुनौतियों के से घिरा हुआ है, उसमें वो आह्वान करें विपक्ष का, राहुल गांधी का, कांग्रेस का, कि आप कि देश को इस समय, सरकार को, आप सबकी या सारे विपक्ष की या पूरे के पूरे राजनीतिक दलों की के सहयोग की जरूरत है। कुल मिलाकर ये कि जो प्रधानमंत्री को सुनना इसलिए जरूरी है कि वो जी अपने पिछले आश्वासनों पर क्या कहते हैं, नए आश्वासन क्या देना चाहते हैं, और देश को एकजुट रखने और सांप्रदायिक रूप से विभाजित नहीं होने की दिशा में प्रधानमंत्री के मन में किस तरह के विचार हैं, और वो किस तरह का भारत अब एक ऐसी स्थिति में, जबकि वो एक कमजोर एनडीए के नेता हैं जिसके पास बहुमत नहीं है, उस स्थिति में भी क्या वो अपने उसी भाषण को दोहराना चाहेंगे कि जो उन्होंने पिछले 15 अगस्त को दिया था, या कोई हम उनकी वाणी को सुनना चाहते हैं कि उनकी वाणी में रिकंसिलिएशन है कि एग्रेशन है, थकान है, पीड़ा है, क्या है। मतलब हम एक नए प्रधानमंत्री को देखने की उत्सुकता से आशुतोष जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जब आपसे हम मुलाकात करेंगे 15 तारीख को, बात करेंगे खरी खरी में, तो हम बताएंगे आपको कि हमने प्रधानमंत्री को कैसे देखा, और आप भी बताइएगा कि आपने कैसा सुना। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।